हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी 19 में। दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए लूसेंट के जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे दोस्तों, उन पूरी लूसेंट का एक निचोड़ लेके आया हूं दोस्तों। इसमें मैंने 1000 क्वेश्चंस लिए हैं और दोस्तों ये और बुक से भी लिए गए हैं, ये नहीं कि खाली लूसेंट से, ये किसी और बुक से भी क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों इसमें सबसे बेस्ट तरीका मैंने ये अपनाया दोस्तों, मैं आपको 50 क्वेश्चंस यानी कि 50 क्वेश्चन डेली दूंगा दोस्तों। 1000 क्वेश्चन अगर मैं एक बार में आपको देता तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती और दोस्तों इस वीडियो में मज़ा भी बहुत कम आता। इसलिए दोस्तों मैंने 50 क्वेश्चंस एक इस वीडियो में लिए हैं दोस्तों। मैं 50 क्वेश्चन आपको डेली दिया करूँगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन कर लेते हैं पहला। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत वर्ष किस द्वीप का अंग था? तो दोस्तों जम्मू द्वीप का अंग था, ठीक है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में प्रयोग किया गया था? दोस्तों ग्रीक भाषा में प्रयोग किया गया था, ठीक। आगे आता दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि यानी जो भारत की हमारी मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा है, यानी कि जो भारत की मुख्य भूमि हमारी जो कन्याकुमारी है, अंतिम बिंदु भारत का इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है? तो दोस्तों वो हमारा कन्याकुमारी आ जाता है, ठीक है। तो वो कितने पे दोस्तों? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर हमारा जो है भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी स्थित है, ठीक है। चलिए आगे आ जाता है। मानक भारतीय मानक समय रेखा आधारित है दोस्तों 82.5 डिग्री रेखा है, इसको ऐसे कह देते हैं 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। क्या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। तो दोस्तों इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, ठीक है। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि ये इस तरीके से भी दे रखा होता है 82/1, 82 सही 1/2 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब भी यही है और दोस्तों ये भी ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे उत्तर प्रदेश के एक नैनी नाम, जो इलाहाबाद का एक नैनी नाम स्थान होता है दोस्तों, ये वहाँ से होकर गुजरती है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है दोस्तों, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो कि स्थित है, जो कि दोस्तों हमारा इलाहाबाद के समीप स्थित है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने का अंतर है? तो दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं, 5.5 घंटे का अंतर आता है, ठीक है। भारत ध्रुव यानी भारत का ध्रुव दक्षिण भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? यानी कि जो भारत का ध्रुव दक्षिण भाग की भूमध्य रेखा से, जो भारत का दक्षिणी ध्रुव है उससे भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है? तो दोस्तों आपको सभी को मालूम ही होगा, इसकी दूरी है दोस्तों, इसकी दूरी 876 किलोमीटर की है, ठीक। कितनी? 876 किलोमीटर की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की भारत की स्थल सीमा की लंबाई है दोस्तों। भारत की जो स्थल सीमा है हमारी, जो एक स्थल सीमा है, ठीक है, तो वो दोस्तों हमारी आती है 15,200 किलोमीटर, ठीक। इसी में आगे आ जाता है दोस्तों द्वीपीय आ जाता है, इसमें क्या आ जाता है? द्वीपीय आ जाता है दोस्तों। द्वीपीय जो होता है दोस्तों, द्वीपीय सहित भारत की तट रेखा की लंबाई, यानी कि इसमें से जो द्वीपीय भूमि की तट रेखा की लंबाई है दोस्तों, 7,516.7 किलोमीटर है, यानी कि 7,516.5 किलोमीटर है, ठीक। इसी सीरीज में आगे आ जाता है दोस्तों, भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, यानी कि जो भारत की, जो जैसे कि हमारा भारत है ये पूरा, ठीक है, जो ये भारत है हमारा, ठीक, जो ये हमारा भारत है दोस्तों, तो दोस्तों इसकी जो लंबाई पूछी है दोस्तों, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, यानी कि जो उत्तर से यहाँ से और यहाँ तक की जो लंबाई है दोस्तों, ये जो लंबाई है ये दोस्तों 32,000 कितनी है दोस्तों? 32,000, बस सॉरी 3,214 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 3,200 किलोमीटर, 214 किलोमीटर या 3214 भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसी सीरीज में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की लंबाई, यानी जो भारत की तटीय रेखा है दोस्तों उसकी लंबाई कितनी है? तो दोस्तों 6100 किलोमीटर की इसकी क्या है दोस्तों? लंबाई है।
और भारत की सबसे तटरेखा, जो भारत की सबसे लंबी तटरेखा है दोस्तों, वो गुजरात के पास में है। ठीक है, किसके पास में है? गुजरात के पास में है। आगे आता है भारत का क्षेत्रफल, यानी कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो दोस्तों 2.4% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए आगे आ जाता है भारत के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है, यानी कि मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के, ठीक है, के अंतर्गत आता है। यानी कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी भारत का कितना क्षेत्रफल पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों 10.7% आता है। याद रखना, कितना? 10.7% भाग आता है। सही है। चलिए आगे आता है, इसी सीरीज में क्वेश्चन आता है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? यानी जो संपूर्ण भारत है उस पर कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ पाई जाती हैं? दोस्तों 29.3% पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार, यानी कि जो पठार का विस्तार, जो हमारे पठार होते हैं, दक्कन का पठार इत्यादि, जब मालवा का पठार आदि पठार आते हैं दोस्तों, इन जो पठार होते हैं कितने प्रतिशत, जो संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर ये पठार विस्तृत है? तो 27.7% भूभाग पर ये पठार स्थित है। ठीक है, चलिए आगे आ जाता है, संपूर्ण भारत, यानी संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है, यानी कि जो भूभाग है इसका मैदानी भाग है? तो दोस्तों 43% क्या है? इसका भूभाग है। ठीक, चलिए आगे आ जाता है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की, यानी कि जो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट है, भारत की प्रादेशिक यानी कि जलीय सीमा समुद्र तट से कितनी दूरी तक लगती है? ठीक है, तो दोस्तों जो हमारा ये प्रायद्वीपीय भारत आता है दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा जल भरा होता है, तो यहाँ से दोस्तों हमारे जो 12 मील की दूरी होती है, वहाँ तक दोस्तों हमारी जो रखती है दोस्तों, जैसे कि मैं तुमको सही विस्तार रूप से बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों ये हमारा भारत है, ठीक, तो दोस्तों जो ये हमारी प्रादेशिक सीमा होती है, ठीक, तो यहाँ तक दोस्तों अगर ये 12 मील है, यहाँ से लेकर, यानी कि हमारे इस तट से लेकर यहाँ तक की जो 12 मील की दूरी होती है दोस्तों, उसको भारत की प्रादेशिक जल सीमा के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे सेम कंडीशन ये थी, भारत का संलग्न क्षेत्र, यानी कि जो हमारा प्रायद्वीपीय ये भारत आ गया, यहाँ से 24 मील की जो सीमा होगी, यानी कि ये आ गई हमारी 12 मील की और ये आ गई हमारी 24 मील की। दोस्तों ये 24 मील की जो सीमा होगी उसको हम कहते हैं भारत का संलग्न क्षेत्र। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जलीय सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तय करता है? दोस्तों 24 समुद्री मील की, यानी कि ये आएगा 12 समुद्री मील, तो इसके बाद जो 24 समुद्री मील आएगा दोस्तों, उसको बोलते हैं हम भारत का संलग्न क्षेत्र। ठीक है, कितनी दूरी तय करती है? तो प्रादेशिक यानी जलीय सीमा से, प्रादेशिक जलीय सीमा से दोस्तों भारत का संलग्न क्षेत्र 24 मील की दूरी तय करता है। ठीक, आगे आ जाता है इस सीरीज में क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है दोस्तों कि भारत का एकांकित आर्थिक क्षेत्र, यानी कि जो भारत का आर्थिक क्षेत्र होता है, भारत का एकांकित क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी होती है? तो दोस्तों कितनी? 200 मील की दूरी होती है। यानी कि पहली सीमा हमारी 12 मील की होगी दोस्तों, कौन सी? जलीय सीमा हो गई। दूसरी हमारी भारतीय संलग्न सीमा, यानी कि 24 मील की दूरी, यानी कि 12 मील या 24 मील। अब यहाँ से 200 मील की जो दूरी होगी दोस्तों, वो होती है हमारी क्या? भारत का एकांकित आर्थिक क्षेत्र होता है। ठीक, चलिए आगे चल लेते हैं। भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? यानी कि जो भारत के समुद्री तट रेखा वाले राज्य हैं दोस्तों, उनको क्या कह देते हैं हम? तो दोस्तों वो कौन कौन कितने राज्य हैं दोस्तों? 9 राज्य होते हैं हमारे। ठीक, 9 राज्य हैं, जिसमें कि अगर आपसे पूछा जाए कि 3 मुख्य राज्य कौन से होते हैं दोस्तों, आप गेट को याद रखना, GAT, गेट, यानी कि गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, वो सॉरी तमिलनाडु। ठीक है, ये 3 राज्य हो गए। आगे आ जाता है इस सीरीज में, गुजरात में किस राज्य की, सॉरी भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है?
तो दोस्तों सही आंसर तो आपको मालूम है, गुजरात की रेखा सबसे अधिक सर्वाधिक तटरेखा है दोस्तों, गुजरात की लंबी है। आ गया था भारतीय राज्यों में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती, यानी कि जब भारतीय राज्यों में से किस से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती, दोस्तों उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, आगे आता है कौन सी अक्षांश, यानी कि जो पूछता है कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, दोस्तों कर्क रेखा। यानी कर्क रेखा क्या होती है, 23.5 डिग्री बोल देते हैं इसको, कितना 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री बोल देते हैं इसको, या फिर इसको इस तरीके से भी देखा होगा आपने, 23 डिग्री और दोस्तों 30 मिनट, यानी 23 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, ये रेखा होती है हमारी, तो दोस्तों ये कर्क रेखा होती है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कर्क रेखा भारत के किस राज्य से, झारखंड यानी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 26 आ जाता है भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, झारखंड से कर्क रेखा होकर गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण नोक या पॉइंट है, यानी कि जो भारत का दक्षिण भूमि का पॉइंट है तो दोस्तों इंदिरा पॉइंट है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है, यहाँ पे जो मुख्य भूमि नहीं होना चाहिए था। ठीक, क्या मुख्य भूमि नहीं होना चाहिए था, भारत की जो भारत की दक्षिण भूमि है, यानी कि जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है या दक्षिणतम पॉइंट है उसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ठीक, चलिए आगे आ जाता है भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है, जो भारत का सबसे दूर का बिंदु है दोस्तों इंदिरा पॉइंट है, ये आपको पता ही है। कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है, इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा के निकट आता है। आगे था कौन सा स्थल भूमध्य रेखा के निकट स्थित है, तो इंदिरा पॉइंट स्थित है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है तो इंदिरा पॉइंट है, वो सॉरी जो भारत का सबसे उत्तरीतम बिंदु है दोस्तों इंदिरा कोल आता है हमारा, क्या इंदिरा कोल आता है। भारत का दक्षिणतम स्थान, मतलब जो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, इसके 3 नाम होते हैं, इंदिरा पॉइंट, पार्सन और पिगवेलियन। भारत का जो दक्षिण बिंदु है इंदिरा पॉइंट, इसके 3 नाम है, पार्सन, पिगवेलियन और दोस्तों इंदिरा पॉइंट। और दोस्तों जो स्थित कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में, यानी कि जो अंडमान निकोबार का जो ग्रेट निकोबार है दोस्तों वहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है दोस्तों, तो पंबन चैनल अलग करता है। ठीक है, आगे आता है आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य, तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। आगे आता है दोस्तों दक्कन का पास, यानी कि जो दक्कन का पास है किसके बीच में स्थित है दोस्तों, दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान या लिटिल अंडमान भी बोल देते हैं। द्वीप एक द्वीप है, यानी कि द्वीप एक द्वीप है और एक द्वीप है। ठीक, क्वेश्चन है द्वीप एक द्वीप है तो गुजरात के तट पर। ठीक, अगर श्रीलंका को भारत से पृथक करती है यानी कि अलग करती है तो पाक जल संधि, पाक जल डमरू आदि भी बोल देते हैं। भारत तथा चीन के बीच स्थित, मतलब भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है तो मैक-मोहन रेखा है। आगे आता है भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई थी, तो रेड क्लिफ लाइन के द्वारा। ठीक, आगे आता है भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबाई अंतर्राष्ट्रीय यानी सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक, तो कौन सा बनाता, तो म्यांमार बनाता है। सही है, आगे आता भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैक-मोहन रेखा किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है, तो अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 43 है किस भारतीय राज्य की तटीय सीमा सबसे छोटी है, दोस्तों गोवा की तटीय सीमा सबसे छोटी और सबसे बड़ी आती है हमारी गुजरात की। आगे आता है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, जो भारत की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोस्तों बांग्लादेश के साथ में है। भारत की आगे देखते हैं भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिण प्रायद्वीपीय प्रदेश और सागरीय तटीय प्रदेश। आगे आता है अगला क्वेश्चन नंबर 45 है भारत का कौन सा भूभाग आकृति विभाग
विभाग प्राचीनतम है, तो प्रायद्वीपीय पठार प्राचीनतम है। आगे इसी सीरीज में देख लेते हैं। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से किस भाग में है, तो पूर्वोत्तर की जो पहाड़ियाँ दोस्तों वहाँ पर हैं। अगला क्वेश्चन था, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, दोस्तों गोवा से दमन तक स्थित है। आगे इसी सीरीज में देख लेते हैं। आज के अंतिम दो क्वेश्चन हैं। लक्षद्वीप समूह के द्वीप की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, जो लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की जो उत्पत्ति हुई किस तरीके से हुई, तो प्रवाल जो भित्ति थी उससे हुई थी, प्रवालों से उत्पत्ति हुई। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है, जो भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं दोस्तों, वो कौन से, बैरन और नारकोंडम द्वीप हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप डेली ऐसी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।